हाँ, ये है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 9। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है when x grams of carbon is heated with y grams of oxygen, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन को साथ में हीट करने की बात हो रही है और x ग्राम कार्बन को y ग्राम ऑक्सीजन के साथ हीट किया जा रहा है ना। इन अ क्लोज्ड वेसल नो सॉलिड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी सॉलिड रेसिड्यू उसमें बचता नहीं है। तो इसका मतलब पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सॉलिड रेसिड्यू क्या होता है। तो कार्बन जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है इस रिएक्शन में, और ऑक्सीजन O2 जो है वो गैस के फॉर्म में होती है ना। तो जब ये सॉलिड रेसिड्यू की बात कर रहे हैं, है ना, तो सॉलिड रेसिड्यू मतलब ये कार्बन के बचने या ना बचने की बात कर रहे हैं ना, कार्बन के। तो नो सॉलिड रेसिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड मतलब एंड में कार्बन बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। और कार्बन बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि फाइनल टाइम पे ये हो जाना चाहिए 0, है ना। इतना अपन को क्वेश्चन पढ़ के अभी तक समझ में आया है। फिर हम आगे और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। आपको सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। चारों स्टेटमेंट y/x की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सो वी आर एक्चुअली सपोज टू फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ y/x, और जो वैल्यू है वो 1.33 एंड 2.67, दो वैल्यूज हैं, 1.33 एंड 2.67, है ना। तो y/x की जो वैल्यू है वो इन दो वैल्यू से रिलेटेड होने की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें y/x की वैल्यू निकालना है ना, इन दो वैल्यूज के टर्म्स में 1.33 एंड 2.67। चार ऑप्शंस में इसी तरह से लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है। तो ये तो चलो अपन ने क्वेश्चन पढ़ के सारा डाटा नोट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो मेन बात यह है कि कोई भी कार्बन का रेसिड्यू जो है वो बचना नहीं चाहिए एंड में, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ये जो है अपना कार्बन सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कंज्यूम हो जाता है पूरा, है ना। तो फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट कितना होता है, 0। तो अब यहाँ पर देखो दो बातें हैं। कार्बन को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे कराओगे तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बचे हुए ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो होगा क्या कि देखो यहाँ पर कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब पहली रिएक्शन खत्म होगी, ध्यान से सुनना, भी थोड़ा समझने वाली बात है। जब पहली रिएक्शन खत्म होगी तो कार्बन पूरा खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन कुछ अमाउंट में बच जाएगा, ठीक है। अब मान लिया कि अपन ने मान लिया कि जब रिएक्शन खत्म हो गई पहली वाली, फाइनल टाइम पे, तो ऑक्सीजन के ए मोल्स बच गए और उसके करस्पॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड के बी मोल्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब ये तो खत्म हो गया, है ना, तो रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो अब रिएक्शन बंद हो जाएगी तो अब क्या होगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका अमाउंट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, बी मोल, वो बचे हुए ऑक्सीजन ए मोल, इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 बना देगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केस में मतलब इस तरह की रिएक्शन में अब क्या होगा, जितने भी कार्बन के अलावा जितने भी रिएजेंट्स हैं, हम चाहे O2 की बात करें गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें गैस है, O2 की बात करें गैस है, CO2 की बात करें गैस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब वो क्वेश्चन रेसिड्यू के ना बचने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बाकी रिएजेंट्स की भले ही कोई भी क्वांटिटी ले लो, क्योंकि बाकी पांचों रिएजेंट्स, सॉरी बाकी तीनों रिएजेंट्स गैस हैं, कार्बन सॉलिड जो है वो फाइनली 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के हमें इतना समझ में आया है। तो कंक्लूजन क्या है इतने पूरे डिस्कशन का, कि कार्बन सॉलिड इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। इतना समझ में आ गया संकेत।
बताओ। ठीक है, तो अब देखो, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट अगर है तो पहले रिएक्शन में ये बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो इसको अब बना के देख लो। यहाँ से हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है ना, वाई और एक्स एक ही इक्वेशन में आ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के अमाउंट को हमें रिलेट करना पड़ेगा स्टोइशियोमेट्री के थ्रू, तभी वाई और एक्स एक इक्वेशन में आ पाएंगे। तो अब वो स्टोइशियोमेट्री लगाने के लिए बैलेंस करो, है ना। तो ये बैलेंस कोएफिशिएंट्स हो गए, बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो बस अब क्या बचा, इसका अमाउंट इज इक्वल टू इसका अमाउंट, है ना। तो अब ये लिमिटिंग एजेंट है, ध्यान देना। हम ये लिमिटिंग रीजेंट है कार्बन, ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है। ये हमने पता कर दिया है कि कार्बन एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्या कंडीशन होती है कि लिमिटिंग रिएजेंट का जो फ्रैक्शन है वो दूसरे रिएक्टेंट के फ्रैक्शन से कम होता है ना। ये बात हमने नोट्स में लिखी है कि जिस रिएक्टेंट का फ्रैक्शन सबसे कम होता है वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर आप कार्बन का फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कार्बन के मोल्स कितने, मास, मास बाय मोलर मास 12, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, है ना। तो ये कितना हो गया, x/24। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा y/32, ठीक है, y/32। तो बस अब अपन को क्या पता है कि कार्बन एक लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए, है ना। तो कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ कार्बन शुड बी लेस देन फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, विच मीन्स x/24 शुड बी लेस देन y/32, है ना। तो y/x शुड बी ग्रेटर देन y/x शुड बी ग्रेटर देन 32/24। इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 से 24, 8 4 से 32, 4/3 मतलब 1.33, है ना। तो y/x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.33 आ जाएगी, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.33। ठीक है संकेत, क्लियर हो गया क्या। तो और कोई डाउट हो इसमें ध्यान से देख लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, नोट कर लो आराम से। नोट कर लिया क्या। ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th हो गया, उसके बाद आज कौन से क्वेश्चन तक दिया था, 21, 22 में, ये इसमें पार्ट 2 में भी दिया होगा कुछ। एक बार क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन तक दिया था मेरे को याद दिलाना। सर पार्ट 2 पूरे तक। पार्ट 2 पूरे तक मतलब ये न्यूमेरिकल यहाँ 18वें 19वें क्वेश्चन तक, है ना। यस सर। ठीक है, हाँ और बताओ 9 के बाद। पार्ट 1 में 13th। 13 के पहले किसी को डाउट है किसी में। 13 क्वेश्चन देखो, 11th बताता हूँ संकेत अभी 13 के बाद, है ना।
ये है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन 13। इसको देखते हैं। When arsenic sulfide As2S3 is boiled with NaOH, ये रहा NaOH, सोडियम आर्सेनाइड मतलब Na3ASO3 एंड सोडियम थायोआर्सेनाइड मतलब Na3ASS3 आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, है ना। ये नीचे अपनी पूरी रिएक्शन दी हुई है अपन को। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, है ना। तो बेसिकली हमें x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हाँ चंद्रमान बताओ भाई, इसमें डाउट क्या है। सर वही मेरे से बैलेंस नहीं हो रही थी। ये बैलेंस नहीं हो रही थी। ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी से 13? हो गया, शाबाश। बैलेंस हो जाएगी, ये सिंपल है। देख लेते हैं अपन। As2S3 प्लस NaOH, एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं पूरी। As2S3 प्लस NaOH गिव्स Na3ASO3 प्लस Na3ASS3 प्लस H2O, है ना। इसके कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं x y x x और ये है 2y। ठीक है, अब इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालना है। पहले शॉर्टकट तरीका देखते हैं, है ना। शॉर्टकट तरीका क्या है, एक तो चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं, ऑप्शंस चेक कर लो। सर हाँ बोलो। सर H2 में y/2 है। अच्छा, H2 में y/2 है, शुक्रिया बताने के लिए। इसको अपन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। ये जो है H2 के सामने ये है y/2, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा y/2, है ना। तो अब ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो इसमें चाहो तो। 1 और 6 अपन ने डाल के देखा, तो जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 लोगे तो आर्सेनिक एक बार चेक कर लो, है ना। 2 आर्सेनिक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितने आ रहे हैं, 1 और 1, 2 आर्सेनिक बैलेंस्ड है। सल्फर देख लो, 3 सल्फर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3 सल्फर, है ना। सल्फर भी बैलेंस्ड है। सोडियम 6 और यहाँ पर आ रहा है सोडियम 6, तो सोडियम भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है 6 और यहाँ पर कितना आएगा, 3, है ना। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ से भी 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं ना, 3 और 3 6। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा y/2, मतलब y हाइड्रोजन मतलब 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। फर्स्ट ही है क्या इसका आंसर? यस सर। यस हाँ, सर फर्स्ट ईयर। ये तो वैसे ऑब्जेक्टिव तरीके से ही हो गया एक तरह से देखे तो, है ना। तो पहले तो आइडियली तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना चाहिए, अभी जैसे अपन ने किया टेस्ट में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, है ना। क्योंकि बैलेंसिंग करना बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। बाकी ये तो समझ में आ गया होगा चंद्रभान, है ना। यस सर। तुम्हें डाउट सही तरीके से करने में आ रहा होगा, सही तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रही होगी रिएक्शन, है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। देखो अपन अच्छे से, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है -2, यहाँ पर भी -2 ही होगा। ठीक है, आर्सेनिक का कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। सर सल्फर का -2 मतलब -2 क्यों लेंगे यहाँ पे? -2 ही क्यों लोगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन फैमिली का जनरली -2 होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन फैमिली का जनरली -2 होता है, यस सर। इसीलिए। और अच्छा, तुम्हें ये डाउट है कि आर्सेनिक का मतलब दोनों में ही वेरिएबिलिटी की पॉसिबिलिटी है, ये कह रहे हो ना? हाँ सर। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो ना तुम? यस सर। तो
तुम्हारा कहने का मतलब है कि आज सल्फर का -2 क्यों लेंगे? यार सल्फर का अपन -2 इसलिए लेंगे क्योंकि देखो ये बात तो सही है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो अपन कह सकते थे कि ये तो 100% -2 होगा, है ना? लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ये सल्फर है। तो ऑक्सीजन जो ग्रुप है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +6 में वेरी करता है ना? वो अपन ने प्री ब्रोकली रूल देखा था ना, n-18 से n-10 ऐसा कुछ जो वैल्यूज थी। तो -2 से +6 तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा इस ग्रुप का, है ना? अब बात ये है यहाँ पर कि आर्सेनिक AS2S3 का मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव पार्ट है मॉलिक्यूल का, और ये वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव पार्ट है ना? मॉलिक्यूल को जनरली इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर वाला एटम, और जो राइट साइड में लिखा होता है वो होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर वाला एटम, है ना? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, बहुत कॉमन। H2O, CO2। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन का +1, है ना? यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कार्बन का +4। तो हमेशा ही जो राइट साइड वाला होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा और लेफ्ट साइड वाले का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा जनरली, है ना? कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस आता है, जैसे अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, हाइड्रोजन का +1, है ना? तो 99% केसेस में नॉर्मल ट्रेंड ही रहेगा। केवल NH3 जैसे कुछ रेयर एक्सेप्शंस में हम इस तरह से इसको लिखते हैं जहां पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हमें लेफ्ट साइड में दिखता है। ठीक है चंद्रमान, ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो जब ये बात क्लियर हो गई तो अब बात ये होती है कि जब हमें ये क्लियर हो गया कि सल्फर का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होना है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 ही हो सकता है। सल्फर -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता नहीं है ना? और जो ऑक्सीजन के यस सर। ग्रुप ग्रुप के जो एटम्स हैं वो जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो इसलिए सल्फर भी, जब अपन को ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है, सल्फर विल शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर बोथ इन दिस कंपाउंड एज वेल एज इन दिस कंपाउंड। और बताओ। सर अब तो हो जाएगा मुझे। अच्छा अब हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल यस बैलेंसिंग सर। से भी आ जाएगा वैसे इसका आंसर, सही कह रहे हो। संकेत कह रहा है कि नॉर्मल बैलेंसिंग से भी इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नॉर्मल बैलेंसिंग भी करके देख सकते हो। नॉर्मल बैलेंसिंग तो पता ही है सबको, अपन एटम्स कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो और नॉर्मल बैलेंसिंग पीओएसी से की हेल्प से भी कर सकते हैं अपन, है ना? वो भी सबको पता होगा। एक बार आर्सेनिक पे एक बार आर्सेनिक एटम पे पीओएसी लगा दो, एक बार सल्फर पे लगा दो, एक बार सोडियम पे लगा दो, है ना? इस तरह से 3-4 इक्वेशन बन जाएगी, और एक्स और वाई की वैल्यूज वहां से भी आ सकती है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या ये अब? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी दोनों तरीके से मतलब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हो, फिर नॉर्मल बैलेंसिंग से कर सकते हो, फिर रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग से कर सकते हो, है ना? तो अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फोर्टीन से पहले 11th बता दूं संकेत? 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। When ZNS is boiled with strong, एक सेकेंड रुको। ये है क्वेश्चन नंबर 11, राइट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन 11। तो when ZNS is boiled with strong nitric acid,
ZnS को स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 से बॉइल किया जा रहा है। द प्रोडक्ट्स आर जिंक नाइट्रेट, है ना, ZnNO3 2। इसका फॉर्मूला अपन को खुद बनाना आना चाहिए, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, है ना। ये इतना पार्ट हो गया क्वेश्चन का। तो व्हाट आर द चेंजेस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, सल्फर एंड नाइट्रोजन। जिंक, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज बताना है। जिंक, सल्फर और नाइट्रोजन, ये 3 एटम के। तो किस किस से हो गया ये क्वेश्चन, कोई बताना चाहेगा क्या? यस सर, हो गया। संकित, इसमें डाउट क्या है, एक बार बताओ। हो गया सर। क्यों संकित? क्वेश्चन तो आसान ही दिख रहा है, क्योंकि तुम एक बार डाउट बता दो तुम्हें क्या है। आंसर मैच नहीं हो रहे थे। आंसर मैच कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सल्फर का वही पिछले क्वेश्चन में लॉजिक था, है ना, सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। सल्फर विल हैव -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिंक विल हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर। और नाइट्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन पे जनरली +1 होता है, 3 ऑक्सीजन का मिला के -6 होगा, तो बचा हुआ +5 आएगा नाइट्रोजन पे। और अपन को चेंज निकालना है ना, चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अपन को, ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये बताना है अपन को सबके लिए। तो इनिशियल वैल्यूज अपन ने लिख ली तीनों एटम की, है ना। इनिशियल वैल्यू जिंक की है +2, सल्फर की है -2 और नाइट्रोजन की है +5। फाइनल वैल्यूज भी लिख लेते हैं। तो जिंक नाइट्रेट वही आएगा, जिंक का तो +2 और सल्फर का आएगा +6। सल्फेट में सल्फर का +6 आता है हमेशा। और नाइट्रोजन का आ जाएगा कितना, +4, है ना। तो बस चेंज निकालना चालू कर दो। तो चेंज फॉर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, सल्फर का नहीं आ रहा था ना, सल्फर का बता देता हूँ मैं। सल्फर का फाइनल वैल्यू 6 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है, -2, तो देख लो चेंज कितना आ गया, +8, है ना। तो +8 आ जाएगा सल्फर का। क्लियर हुआ संकेत? ठीक है, और बताओ इसके बाद। 14th क्वेश्चन पूछ रहे थे। 14th क्वेश्चन Yes. में ये रहा 14th क्वेश्चन। हाँ भाई, 14th क्वेश्चन में किसी से हुआ है 14th क्वेश्चन? 14th क्वेश्चन किसी से हुआ है क्या, कोई बताना चाहे? 14th में किसी से हुआ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन 14। तो संकित कह रहा है कि इसमें 14th में मेरे कोएफिशिएंट्स 213 एंड 2341 आ रहे थे, बट द सम आंसर से मैच नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं अब इसको पूरा, है ना। तो ये यहाँ पर ये एरो है, वही बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, कुल मिला के बैलेंस करना है अपन को, ठीक है। तो हाँ, बाकी एक बार ये मैं 14 बता दूं, फिर बताता हूँ 17th। तो 14th में ये ये वाली अपन ने बैलेंस की हुई है ना कॉपी में, मतलब नोट्स के दौरान की नहीं की। MnO4 सर लेकिन माइनस इसमें H2O2 है सर इसमें इसमें ना, अपने में शायद हाँ H2O2 सर, लिखा है। हाँ हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें पहले तो वही
अपन वो वाले आयंस इग्नोर कर देते हैं जो काम के नहीं है ना। तो उस हिसाब से कौन कौन से इग्नोर कर देते हैं अपन, एक तो पोटेशियम इग्नोर कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, पोटेशियम इग्नोर कर देंगे। मैंगनीज काम का है, ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है मैंगनीज से। और यहाँ पर H2O2 भी अपन ले लेते हैं पूरा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते हैं, है ना। H प्लस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। नॉर्मल बैलेंसिंग से क्यों नहीं कर सकते इसमें? नॉर्मल बैलेंसिंग से करके देख लो, हो रहा है क्या? हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल बैलेंसिंग से कर लो। नहीं सर, नॉर्मल बैलेंसिंग में तो बहुत लेंदी जा रहा है। लेंदी, हाँ एक्चुअली दिक्कत वही होती है कि जनरली जो कॉम्प्लिकेटेड रिडॉक्स रिएक्शंस है उसमें नॉर्मल बैलेंसिंग से बहुत दिक्कत होती है करने में, है ना। जितना टाइम तुम नॉर्मल बैलेंसिंग से जुगाड़ करने में कोशिश करोगे उतने टाइम में तो इसी तरीके से हो जाता है जो तरीका अपन ने सीखा। ठीक है संकेत। तो इसलिए रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए नॉर्मल बैलेंसिंग रिकमेंडेड नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ लेंदी प्रोसेस। तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो आयंस पहले स्टेप में हम इग्नोर कर देते हैं, जो आयंस काम के नहीं रहते, है ना, तो उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में H2SO4 को हम इग्नोर कर सकते हैं पूरा, क्योंकि H प्लस आयंस इग्नोर हो जाएंगे, सल्फेट भी इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है ना। फिर O2 को अपन इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर भी हम इसको इन H प्लस को इग्नोर कर सकते हैं, H2O2 के H प्लस को इग्नोर कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का +2, तो 2 ऑक्सीजन का -2, मतलब 1 ऑक्सीजन का -1, है ना। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स जब लिखे थे तो उसमें नोट्स में भी लिखा है कि पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, देखो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कितना है, 0। इसका मतलब O2 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम H2 को इग्नोर कर देंगे, इसलिए मैंने H2 पर रेड सर्कल किया है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं अपन। तो ठीक है, हो गए सारे जो भी इग्नोर करने वाले हैं वो इग्नोर हो गए। वाटर को भी इग्नोर कर सकते हैं अपन फर्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि वाटर तो ऑटोमेटिकली अपनी बैलेंसिंग के रूल्स में आता ही है ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली एडअप हो जाएगा, तो उसको भी अपन इग्नोर कर देते हैं। तो अब देखो फाइनली अपनी रिएक्शन इतनी बची, इस पे अपन वर्कआउट करेंगे। MnO4 K प्लस आप हटाओगे तो इस पर -1 चार्ज आएगा, MnO4 माइनस प्लस 2 H प्लस हटाओगे तो O2 पे कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस, ठीक है, गिव्स Mn। SO4 2 माइनस हटाओगे तो मैंगनीज पे +2 चार्ज जाएगा, है ना, प्लस O2, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से अपन ने कट शॉर्ट करके लिख लिया, है ना। अब बस इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो जैसा अपन हमेशा करते हैं। MnO4 माइनस से Mn+2 बनेगा और O2 2 माइनस से O2 बनेगा। पहले मैंगनीज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर है +8 -1, मतलब +7 लेफ्ट साइड में और +2 राइट साइड में, मतलब +5 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस्ड हो गई। राइट वाले हाफ में आ जाओ, तो 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, बस चार्ज बैलेंस करना है इसमें। तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर ये आ गया 2 माइनस चार्ज, है ना। चार्ज बैलेंस हो गया दोनों साइड। तो बस अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करते हुए। तो इस रिएक्शन को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16, 2, 10, 2, 8। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5, 10, है ना। When you will add up both the reactions, the 10 electrons will get cancelled out, and I am simply writing the final equation which we will get. So the final equation will be 16H plus, reactants पहले लिख देते हैं दोनों साइड के ऐड करके, 16H plus +2 MnO4 माइनस
प्लस 5O2 2 माइनस 5O2 2 माइनस गिव्स प्रोडक्ट्स लिखो 2 प्लस प्लस ये कितना है 8H2O 8H2O प्लस 5O2। ठीक है, तो इतनी अपनी रिएक्शन आ गई। अब अपन को फाइनली इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए देखो यहाँ पर अपन को KMnO4 बनाना पड़ेगा। तो 2 पोटेशियम आप यहाँ पर ऐड करो लेफ्ट साइड में, तो 2 पोटेशियम यहाँ पर ऐड हो जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है ना, ये पूरा KMnO4 बन गया। और O2 किससे कंबाइंड था? H2 से कंबाइंड था, है ना। तो 5O2 के लिए अपन को 10H प्लस जोड़ने पड़ेंगे लेफ्ट साइड में, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन के लिए एक हाइड्रोजन है ना। इसका मतलब यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 10H प्लस अपन को जोड़ना पड़ेगा H2O2 बनाने के लिए। तो जब आप 10H प्लस लेफ्ट साइड में जोड़ोगे तो वो 10H प्लस राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें बैलेंसिंग मेंटेन रखना है। तो ये आ गया अपना 10H प्लस राइट साइड में। ठीक है, ये मिलके H2O2 बना लेंगे, ये मिलके KMnO4 बना लेंगे। और यहाँ पर आपने 10H प्लस जोड़ दिया तो ये 16। ठीक है, चलो ये 16 का हिसाब अपन बाद में कर लेंगे। अब क्या बचा इसमें? पोटेशियम अपन ने ऐड कर दिया, है ना। फिर अपन ने H प्लस ऐड कर दिया, और क्या ऐड करना है अपन को? सल्फेट, है ना। सल्फेट अपन को ऐड करना था। सल्फेट लास्ट सब्सटेंस बच रहा है जो अपन ने पहले इग्नोर कर दिया था। तो देखो अब सल्फेट को कैसे एडजस्ट करेंगे अपन। देखो यहाँ पे ये H प्लस है, ये किससे कंबाइन होगा? सल्फेट से कंबाइन होकर H2SO4 बनाएगा। तो 2H प्लस के लिए एक सल्फेट आयन है ना। 2H प्लस के लिए एक सल्फेट है, तो 16H प्लस के लिए कितने सल्फेट रिक्वायर्ड होंगे? 8। ठीक है, तो 8SO4 2 माइनस यहाँ पर, और इसी तरह से 8SO4 2 माइनस यहाँ पर, क्योंकि सेम नंबर अपन को दोनों साइड ऐड करना होता है। तो ये मिलके क्या बना लेगा? ये मिलके बना लेंगे H2SO4। ठीक है, तो बस अब इन रिएक्शंस को अपन बैलेंस करके लिख देते हैं फाइनली। तो सब लोग ये ऊपर वाली स्टेप लिख लो, है ना। ऊपर वाली मतलब मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी बोलो, ये वाली लिख लो, ताकि मैं इसको रब करके फिर यहीं के लिख दूँ। नहीं तो नए पेज पे फिर दोबारा आगे पीछे करना पड़ेगा मुझे। तो मैं ये वाली स्टेप रब कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी जगह बनाने के लिए। तो ये था अपना O2। तो बस अब इनको कंबाइन करके लिख देते हैं। 16H प्लस प्लस 8SO4 2 माइनस, ये मिलके 8H2SO4 बनाएंगे। ठीक है, प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 2K प्लस, ये मिलके 2KaminoO4 बनाएंगे। प्लस ये कितने बनाएंगे? 5H2O2 5H2O2, है ना। अब देखो यहाँ पर अब अपन आते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड का तो अपन ने काम खत्म कर दिया। राइट साइड में देखो, पहला रिएजेंट है मनसो4, तो मन को SO4 से कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 मन 2 SO4 से कंबाइन होंगे, है ना, क्योंकि एक मन एक सल्फेट से कंबाइन होता है। तो 2 मन दिए, 2 मन 2 सल्फेट से कंबाइन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2MnSO4, है ना। 2 मनसो4 अपन ने बना लिए, तो इसका मतलब 2 मन हट गया, और यहाँ से 2 सल्फेट हट जाएंगे, तो ये 8 की जगह मैं 6 लिख देता हूँ। 6 सल्फेट अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो बीच में तो पूछ लेना, है ना। ये मनसो4 का काम खत्म हो गया। अगला है O2। O2 तो दिया ही हुआ है 5O2, है ना, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो। इसको तो किसी से कंबाइन करना नहीं है।
5O2 और अगला है H2O। तो H2O कितना दिया हुआ है हमें, 8H2O। ये भी एज इट इज दिया हुआ है, इसको भी एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 8H2O ये हो गया। फिर अगला है K2SO4, है ना। तो K2SO4 के लिए यहाँ पर ये देखो 2K+ और यहाँ पर कितने सल्फेट आ रहे हैं अपने पास, दो पोटेशियम के लिए अपन को देखो K2SO4 में 2 पोटेशियम के लिए 1 सल्फेट चाहिए होता है ना। तो इसका मतलब 2 पोटेशियम कितने से कंबाइन होगा, 1 सल्फेट से। तो यहाँ पर ये 2 पोटेशियम को 1 सल्फेट से कंबाइन करके लिख दो K2SO4, है ना। जैसे ही आपने K2SO4 लिखा, इसका मतलब ये जो 2 पोटेशियम है ये 1 सल्फेट से कंबाइन हो गए, तो 5 सल्फेट बचे रह जाएंगे, है ना। 5 सल्फेट मतलब अपन ने 6 को 5+1 में ब्रेक करके लिखा, जो 1 है 1 सल्फेट उसको 2K+ से कंबाइन करके K2SO4 बना दिया, और ये 5 सल्फेट यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया K+ वाला। अब बस ये लास्ट पार्ट बच रहा है 10H+ और 5 सल्फेट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर H+ और सल्फेट मिला के H2SO4 बनता है ना। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में H2SO4 कहीं पे भी नहीं है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ी 2 मिनट में समझाता हूँ कि एरर क्यों आ रहा है ना। पहले अपन अभी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो सिचुएशन ये कह रही है अपन को कि अपन को प्रोडक्ट में H+ और सल्फेट कंबाइन होते हुए दिख रहे हैं, तो इनको जोड़ के कंबाइन कर दो, है ना। तो जब 10H+ 5 सल्फेट से कंबाइन होंगे तो इनसे बनेगा 5H2SO4 प्रोडक्ट में, है ना। तो ये भी हो गया 10H+ और ये 5 सल्फेट भी हो गए, सारे स्पीशीज काउंट हो गए। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक, जो अपन ने बैलेंसिंग किया। तो इसमें जो लास्ट स्टेप होता है, देखो H2SO4 रिपीट हो गया, H2SO4 प्रोडक्ट में भी आ रहा है, रिएक्टेंट भी में आ रहा है ना। तो अपन को तो किसी एक साइड लिखना होता है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो ये 5 को इधर भेज दो, है ना। तो ये वाला जो 5 H2SO4 है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा अपना 8 - 5 मतलब 3 H2SO4। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे कि H2SO4 हमें प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, तो प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, है ना। जब अपन फाइनली सॉल्व कर लेंगे सारे स्टेप्स के बाद, तो ये देखो H2SO4 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, है ना। तो एक्चुअली ये एरर क्यों आ रहा था, ये जो 5 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एरर क्यों आ रहा था, ये कोई बता सकता है क्या पकड़ के, कोई एरर पकड़ सकता है क्या कि यहाँ पर H+ और सल्फेट आ क्यों रहे हैं जब प्रोडक्ट में है ही नहीं। जब प्रोडक्ट में H2SO4 है ही नहीं, तो ये आयंस भी H+ और सल्फेट यहाँ पे होने नहीं चाहिए। संकेत कह रहा है कि सर शायद शुरू में ही आयंस को कैंसिल काटना था। गलती देखो यहाँ पर, मतलब गलती नहीं, इसको गलती नहीं कहेंगे अपन, वो ये चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। ये देखो जब मैंने यहाँ पर 10H+ ऐड किया था, तो ये 10H+ मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था, है ना, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, है ना। कायदे से मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे को ये तो पता था कि O2 को कंबाइन अपन को H+ से करना है, तो जो 16H+ थे उसमें से मुझे 10H+ निकाल के यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर 6H+ बचते बस, तो उन 6H+ से क्या बनता, 3H2SO4, है ना। अभी मैंने क्या कर दिया था, मैंने 10H+ अपनी तरफ से यहाँ ऐड कर दिया, तो जब यहाँ ऐड किया तो उसको मेरे को राइट साइड में भी ऐड करना पड़ा, और राइट साइड में मेरे को ऐड करना पड़ा, तो उससे वो अननेसेसरीली 5 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गए थे, है ना। ऑल्दो फाइनल कैलकुलेशन में फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि फिर अपन उसको अगेन लेफ्ट साइड में भेज के कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने गलती जानबूझ के, मतलब उस टाइम पे मैं समझ गया था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको कैरी किया ताकि तुम्हें 1-2 कॉन्सेप्ट और बता सकूं।
ये बात तुम्हें क्लियर होगी सबको यस सर। कि जब जब भी यस सर। कंक्लूजन ये है कि अगर आप सेम आयंस दोनों साइड ऐड कर रहे हो तो आंसर पे कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पर 10h प्लस ऐड किया था अपनी तरफ से, तो वो राइट साइड में भी अपन ने ऐड कर दिया। तो जब तक आप बैलेंसिंग मेंटेन रखोगे आंसर ऑटोमेटिकली फाइनल स्टेप के बाद सही आ जाता है, अपने आप सारे एडजस्टमेंट सही बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बस अब इसके कोएफिशिएंट्स वगैरह जोड़ लो, कितना हुआ दो, क्या सारे कोएफिशिएंट जोड़ना है ना अपन को। हाँ तो 3 और 2 5 और 5 10 12, 12 और 5 17 और 8 26। 17 और 8 कितना होगा 25 और 1 26, तो 26 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, किसी को और कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। सर मैंने नॉर्मल बैलेंसिंग किया तो एटम्स दोनों साइड सही आ रहे थे। नॉर्मल बैलेंसिंग से तुमने किया तो एटम दोनों साइड सही आ रहे थे। बताओ नॉर्मल बैलेंसिंग के क्या क्या कोएफिशिएंट से लिख लेता हूँ मैं, फिर अपन उस पर डिस्कस करते हैं। बोलो संकेत। H2SO4 का तुम अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या? क्यों संकेत? H2SO sorry KMnO4 के 2, KMnO4 का 2 और H2O2 का 1, हाँ और H2SO4 का 3, किसका? H2SO4 का 3। H2SO4 का 3 है, यस सर, वो H2O2 का बोला था। H2O2 का 1 और रिएक्टेंट साइड में सॉरी प्रोडक्ट साइड में MnSO4 का 2, हाँ O2 का 3, हाँ H2O का 4, हाँ K2SO4 का 1। K2SO4 का 1। और तो इसमें ये अपने कोएफिशिएंट से थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है ना, कहाँ कहाँ पे वेरी कर रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर और ये तो खैर मैच कर रहा है। तो तुम कह रहे हो कि नॉर्मली बैलेंस हो रहा है, बैलेंस चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग इसकी, जहाँ जहाँ पे वेरी कर रहा है पहले वहाँ पे कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अपन बात करें तो हाइड्रोजन तुम्हारा आएगा 6 और 6 और 2, मतलब 8 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और यहाँ पर आएगा 8 हाइड्रोजन राइट साइड में। ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। फिर O2 ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन अपन किस किस में देख लें, सल्फेट वाला तो हटा देते हैं, ये वाले ऑक्सीजन देख लेते हैं। 8 और 8 और 2 10 और यहाँ पर कितना है 3 दूनी 6, 6 और 4 10। ठीक है, ऑक्सीजन भी सही बैलेंस्ड आ रहा है, ऑक्सीजन भी तुम्हारा सही बैलेंस्ड आ रहा है। उसके बाद बाकी एटम्स भी चेक कर लेते हैं अपन। सल्फेट 3 है ना, और यहाँ पर है 2 और एक 3, सल्फेट बैलेंस्ड है। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 बैलेंस्ड सही है। मैंगनीज 2 और मैंगनीज 2 सही है। तो ये बैलेंसिंग तो ठीक है, तो मैंने नॉर्मल बैलेंसिंग किया ही क्यों संकेत, नॉर्मल सर बैलेंसिंग किया ना? नॉर्मल, हाँ सर। नॉर्मल बैलेंसिंग किया है यार, ये बैलेंसिंग आ तो सही रही है लेकिन ये गलत क्यों है फिर? सही आंसर तो ये है 3 to 5, तुम्हारा 5 की जगह 1 आ रहा है। और ये रिएक्शन एटम वाइज तो बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस होगी? सर मुझे इसलिए लग रहा है कि H2O2 आ गया तो गड़बड़ हो गई होगी। आदित्य कह रहा है कि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, एक बार मैं ऑक्सीजन दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये है 4 दूनी 8, 8 और 2 10 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 ऑक्सीजन। नहीं यार, ऑक्सीजन सही बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तो ठीक है। तो एक मिनट रुको, इसमें क्या? सर आप H2SO4 वाले ऑक्सीजन नहीं काउंट कर रहे हैं?
नहीं तो वो तो सल्फेट को मैं सल्फेट पूरी एक यूनिट काउंट कर रहा हूँ ना। अच्छा ऐसा। हाँ तो ये 3 सल्फेट, सल्फेट को अपन ने अलग काउंट कर लिया था, ये 3 सल्फेट यहाँ पर, ये 2 सल्फेट और ये 1 सल्फेट, है ना। तो मैं सल्फेट के ऑक्सीजन को अलग नहीं काउंट कर रहा, सल्फेट को एज अ यूनिट पूरा मैंने काउंट कर दिया, तो वो भी बैलेंस्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत ये है, देखो डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है। हाँ अच्छा पॉइंट तुमने उठाया है, क्या नाम है संकेत, इसको एक बार अपन देखते हैं। अपने डिफरेंस एक तो यहाँ पर आ रहा है इस कोएफिशिएंट में, इसमें ठीक है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है ना। सुमित कह रहा है कि चार्ज बैलेंस नहीं होगा शायद। चार्ज बैलेंस यार, चार्ज तो बैलेंस इसलिए है क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पर 0 चार्ज है, 0 0, इन सब में भी 0 0 0 चार्ज आएगा। सर आई थिंक H2O2 का चार्ज गड़बड़ कर रहा है। H2O2 का चार्ज गड़बड़ कर रहा है मतलब? इसका क्या मतलब है संकेत? H2O2 के चार्ज गड़बड़ करने का क्या मतलब है सर? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पर -1 होता है। हाँ होता है, ऑक्सीजन पे -1 होता है, इसमें इसमें 0 होता है, ये तो बात सही है। मतलब ये बैलेंसिंग गलत क्यों है, बेसिकली अपना क्वेश्चन ये है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड यार एटम वाइज भी बैलेंस्ड है, चार्ज भी दोनों साइड 0 0 आ रहा है, तो ये चार्ज वाइज भी बैलेंसिंग होगा, बैलेंस्ड होगा। अगर अपन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, एक सेकेंड रुको, इसको अपन थोड़ा इस पे दिमाग लगाते हैं ना, ये नीचे वाला मैं हटा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान देना, अच्छा पॉइंट रेज किया है ये। देखो इसको अगर अपन स्प्लिट करके लिखेंगे, है ना, स्प्लिट करके लिखते हैं इसको, तो अगेन अपन जो यूजफुल नहीं है उन स्पीशीज को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यूजफुल कौन कौन सा नहीं होता अपने लिए? एक तो H2SO4, ये हटा दे ये हटा देते हैं, पोटेशियम हटा देते हैं। तो जब पोटेशियम अपन हटा देंगे तो ये बनेगा 2 MnO4 माइनस, है ना। H2 हटा दोगे तो ये बनेगा 5O2 2 माइनस, एक्सक्यूज मी, है ना, 5O2 2 माइनस। और मनसो4 में अपन सल्फेट हटा देते हैं तो मन बन जाएगा अपना 2 मन+2, और और ऑक्सीजन आ जाएगा अपना 5O2, और वाटर K2, वाटर तो बाद में ऐड हो जाता है, K2SO4 भी अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो इतना अपने काम का है ना। तो ये देखो, ये अपन ने मेन पार्ट उठा लिया है बैलेंस रिएक्शन में से, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इसमें अब अगर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो ये वाला इसको अपन अलग अलग अगर करके लिखें, 2 MnO4 माइनस से 2Mn+2, तो यहाँ पर टू माइनस चार्ज है टोटल, और यहाँ पर 4+ चार्ज है ना। तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ऐड होंगे बैलेंस करने के लिए। एक मिनट रुको, हाँ आदित्य मैं तुम्हारा पॉइंट एक मिनट देखता हूँ, पहले ये बैलेंसिंग खत्म कर दूँ। तो ये रिएक्शन, लेफ्ट साइड की रिएक्शन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी चार्ज बैलेंस रखने के लिए। और राइट साइड में अगर अपन बात करें तो जो O2 2 माइनस है और O2 है, तो ये 5O2 2 माइनस 5O2 में जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर चार्ज है -10, और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो -10 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर ही आएगा +10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये गलत आ रहा है यार, ये चार्ज देखो मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुको, ये तो मैंने अपने कोफिशिएंट ले लिए, है ना, मुझे तुम्हारे लेने थे 1 और 3 लेना था। ये तो मैंने 5 और 5 अपने कोफिशिएंट लिए, है ना। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर रिएक्शन बैलेंस रहे तो ये कैंसिल हो जाने चाहिए थे,
5 2 10। यार ऐसा करो, इस वाले, ये वाला जो तुम्हारा डाउट है ना संकेत, इसको मैं कल बताता हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ थोड़ा अच्छे से इस पर रिसर्च करके, है ना, कि कौन से पॉइंट पे ये मतलब डिफर कर रहा है। क्योंकि अभी पहले इंस्टिंक्ट में तो ऐसा लग रहा है कि जो तुमने कोएफिशिएंट्स लिए वो सही बैलेंस हो रहे हैं एटम वाइज और चार्ज वाइज। ठीक है। हाँ आदित्य, मैं तुम्हारी बात एक मिनट देख लेता हूँ। आदित्य कह रहा है कि सर 5H2O2 में ऑक्सीजन पर टोटल -10 चार्ज है और हाइड्रोजन पर सिर्फ +2। 5H2O2 में ऑक्सीजन पर 5H2O2 में ऑक्सीजन पर टोटल -10 चार्ज है। एक मिनट रुको, 5H2O2 में ऑक्सीजन पर -10 नहीं -5 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें -1 होता है। हाँ मतलब टोटल 10 ऑक्सीजन है तो -10 चार्ज हो जाएगा, सही बात है। और तुमने आगे लिखा है कि H2 पर सिर्फ +2। अब 2 हाइड्रोजन पे +2 है लेकिन 5 हाइड्रोजन है ना, मतलब 5H2 है ना, तो इस पर भी +10 चार्ज हो जाएगा। ये तो एज अ मॉलिक्यूल तो ये 0 ही चार्ज है, टोटल चार्ज। बात क्लियर हुई आदित्य? तो उस पॉइंट से तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो 5 ऑक्सीजन भी तो हैं। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि 5 ऑक्सीजन, तुम इस पार्ट की बात कर रहे हो ना, या इस सर पार्ट? अगर 5 हाइड्रोजन को अगर अपन ऐसे देखें तो वो 5 ऑक्सीजन के साथ भी तो जाएगा फिर। इसकी बात कर रहे हो ना यहाँ पे? हाँ सर। 5 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 बोल रहे हो तुम। 5H2 की अगर अपन बात करें तो वो 5O2 के साथ जा रहा है। हाँ सही बात है। मतलब अगर इसे ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें तो इस पे तो चार्ज आना चाहिए फिर। किस पे? इस पे H2O2 पे? यस सर। नहीं नहीं, H2O2 पे चार्ज नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। तो दोनों के चार्ज सेम है, नंबर भी सेम है, दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। नेट चार्ज तो 0 ही आएगा मॉलिक्यूल पे। अच्छा सर, बस वही डाउट था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये वाला मैं तुम लोग को बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में अपन इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। अभी इस पॉइंट को होल्ड पे रखो। अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर हाँ हाँ भाई, अगला बताओ। सर 17। 17। यस सर। 17th क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सर 17 मेरा नहीं है, मैं कोई दूसरा पूछना है, बताता हूँ आपको भी देख के। अच्छा, 17 में डाउट है ना, ये मैंने जो हाईलाइट किया, ये बता दूं? यस सर। एक मिनट। ये वाला जो क्वेश्चन अभी अपन ने डिस्कस किया, इसका वो वाला तरीका तो नोट कर ही लेना जिससे अपना 26 आंसर आ गया था, उसको अच्छे से नोट कर लेना। बाकी संकेत वाला जो पॉइंट है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये है अपना एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन 17। तो इसको पढ़ते हैं। 36.5% HCl हैज डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, है ना। परसेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज परसेंट इज परसेंट वेट बाय वेट, है ना। जब तक कि बताया ना गया हो ये हम मानते हैं हमेशा। ये वैल्यू दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है। सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। तो द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है ना। तो बेसिकली हमें कैपिटल M और स्मॉल m बताना है। तो द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक फाइंडिंग आउट finding out unknown concentration term from a known concentration term, right? This is the known concentration term and these are the unknown concentration terms which you are supposed to find out. संकेत कह रहा है कि सर ये चेंजिंग वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इनटू अनदर से हो जाए। हाँ हाँ, उसी से ही करना है, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए यार, इसमें डाउट क्या है बताओ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपन ने किए हैं। तो कौन से स्टेप पे आके आप लोग अटक गए जिसका भी डाउट था, कृपया करके वो अपना डाउट वाला पॉइंट बताएं।
अगर पूरा ही डाउट है तो मैं पूरा सॉल्व भी कर सर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें। शायद कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन गलत है। ये जो पोटेंशियल मिस्टेक हो सकती है वो वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है ना। जो डेंसिटी आपको दी होती है, डेंसिटी भी हमने क्वेश्चन नोट्स में भी किया है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये जो डेंसिटी है, दिस इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाता है मास ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टर्म की वैल्यू अपन को दी हुई है। तो मोलैरिटी मोलैलिटी निकालना है। तो पाखी, तो तुम्हारे पाखी के अलावा किसी और को भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। संकेत कह रहा है कि इसमें वेट ऑफ सोल्यूशन को 100 ml एज्यूम करेंगे। वेट को तो ग्राम में एज्यूम करना पड़ेगा यार, वेट को अपन ml में एज्यूम नहीं कर पाएंगे, है ना। और वेट को आप 100 ग्राम एज्यूम कर लो। हाँ, वैल्यू तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ये तो इस बात पे अपन ने डिस्कस किया ही था, वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो बाकी इसको एक बार ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। तो अगर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो तुम अपना जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन की फोटो मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, तो मैं उसमें बता दूंगा कि कैलकुलेशन में एरर कहाँ पर है। ठीक है, यस सर। तो वैसे करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो भेज जरूर देना है ना क्लास के बाद याद से। यस सर। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप किसी और को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में ना, 17th में। हाँ बोलो। सर 18 में तो छोटा सा उसके फोटो भेज के क्लिक करके भेज सकता हूँ मैं आपको? दोबारा बोलो एक बार, 18th में। तो 18 ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा फोटो। 18th में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऐसा कुछ तुम कहना चाह रहे हो? तुम्हारी आवाज क्रैक कर रही है थोड़ी, यही कहना चाह रहे हो ना? 18th क्वेश्चन में और किसी को डाउट है क्या संकेत के अलावा? नो सर। अच्छा, तो 18th हो गया था। हाँ ठीक है, तो संकेत ऐसे ही कर लेना फिर। कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें होगी तो मेरे को फोटो भेज देना, सेम एज बाकी की तरह जो 17th में, है ना। तो तुम दोनों अपनी ये फोटो भेज देना 17th 18th की रिस्पेक्टिवली, तो मैं दोनों का बता दूंगा जो भी कैलकुलेशन एरर है ना। क्वेश्चन दोनों ही सिंपल है। सर 16। 16। यस सर। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन किसी से हुआ है क्या? यस सर, मुझे उसमें भी डाउट था। अच्छा, डाउट है तो पूछ लिया करो यार, शर्माया मत करो, संकोच मत किया करो डाउट पूछने में, है ना। सिक्सटीन क्वेश्चन देखते हैं, किसी से हुआ है क्या 16 क्वेश्चन वैसे? क्वेश्चन 16। सर आई थिंक 16th में टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करेगा तो आंसर विल बी सेम। हाँ, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज रिसीव्ड फ्रॉम सम रिसर्च लेबोरेटरी, है ना। ग्लूकोज का कोई सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब वही ग्लूकोज को पानी में मिक्स कर दिया होगा तो सोल्यूशन बन गया होगा। तो उस सोल्यूशन को हैज बीन मार्क्ड मोल फ्रैक्शन x एंड मोलैलिटी m। तो कोई सोल्यूशन किसी बॉटल में पड़ा होगा, तो उस सोल्यूशन पे अपन ने लेबल चिपका दिया कि इसका मोल फ्रैक्शन x है और इसकी मोलैलिटी m है ना। ऐसा अपन ने उस पर पेपर से लेबल चिपका दिया। इस तरह के लेबल्स आपको अपनी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में मिलते हैं, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। when you will calculate its molality and mole fraction in your laboratory at 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेम सोल्यूशन को अपन 10 डिग्री की जगह 24 डिग्री पे ले गए, तो you will find मोल फ्रैक्शन x and molality m, 2x molality 2m। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेंज, पहली बात तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी चेंज होगी कि नहीं, और अगर चेंज होगी तो फाइनल वैल्यूज क्या होगी, है ना। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है। तो देखो, जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन तो एक अमाउंट होता है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जब ये बीकर बंद है ना, जब ये बीकर बंद है, जब वेसल बंद है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेसल के बाहर तो जाएंगे नहीं, है ना, भले ही आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाते जाओ, मूवमेंट जितना भी होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो फास्ट मूव करने लगेंगे, लेकिन वो करेंगे तो वेसल के अंदर ही मूव। ठीक है, तो जब वेसल के अंदर ही सारे कंटेंट्स रहेंगे तो मास बाहर जाएगा नहीं, मास बाहर जाएगा नहीं तो मोल्स बाहर जाएंगे नहीं, मतलब मोल्स की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन में भी मोल फ्रैक्शन तो एक्स ही रहेगा। फिर अगली बात आती है मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी में भी वो सेम एक्सप्लेनेशन है, मोलैलिटी के लिए भी मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये मोल्स भी अमाउंट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी अमाउंट है, तो ना तो सॉल्यूट बाहर जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, ना ही सॉल्वेंट बाहर जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो मोलैलिटी विल अगेन रिमेन सेम, है ना। तो इसका ए सही आंसर है। ये लॉजिकली क्लियर हो गया ये, जिसका भी डाउट था चंद्रभान। हाँ सर क्लियर हो गया। बाकी संकेत कह रहा है कि थर्मल फ्रैक्शन के और मोलैलिटी के फॉर्मूले में भी टेम्परेचर का तो रोल ही नहीं आता, तो आंसर सेम रहेगा, ऐसा सोचना सही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर का रोल नहीं आता तो आंसर सेम रहेगा, है ना। टेम्परेचर से ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सर एक चीज पूछूं? हाँ बेशक। सर अगर मोलैरिटी होता तो भी सेम हो सकता? मोलैरिटी होता तो फिर वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी की डेफिनेशन देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो चेंज हो जाता है ना। ये क्यों चेंज हो जाता है, देखो इसको भी अपन लॉजिकली देखते हैं। तो जैसे ये अपना बीकर है, ठीक है, इसकी पूरी वॉल्यूम 10 लीटर है ना, मतलब ये जो क्लोज्ड कंटेनर है ये पूरी वॉल्यूम 10 लीटर है, इसमें से 6 लीटर लिक्विड में, मतलब 6 लीटर पोर्शन में लिक्विड भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, और ऊपर तो खाली है, मतलब ऊपर हवा भरी होगी, तो ये वाला इतने पोर्शन में 6 लीटर में अपना सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। ये जो ब्राउन से मैं मार्क कर रहा हूँ ये सॉल्यूट हो गया, जो रेड से मार्क किया है वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, मान लो कि ये है अपना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब जब अपन इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है, हीट करने से कोई भी जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, ये बात शायद अपन ने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो ये अपन थर्मल एक्सपेंशन वगैरह जब पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी, और बहुत प्रैक्टिकल भी बात है ना। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, है ना, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, एक्सपैंड होने की। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर होती है। तो ये जो 6 लीटर वॉल्यूम है, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा के मान लो अपन ने कर दिया, टेम्परेचर मान लो अपन ने इसका कर दिया 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो सोल्यूशन 6 लीटर में है वो थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ के वो हो सकता है 7 लीटर में हो जाए, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज होके हो जाए 7 लीटर। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर तो चेंज हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ गया, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही है। पहले अगर 5 मोल था तो बाद में ही 7 लीटर में भी 5 मोल सॉल्यूट ही रहेगा, तो ये वाला टर्म तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये वाला टर्म चेंज नहीं होता। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी चेंज हो जाती है ना। तो ये वाला पॉइंट तुम नोट्स में भी लिख लो कि ऑन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर मोलैरिटी चेंजेस, है ना। मोलैरिटी इज द ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। ये बात आप लोग नोट्स में भी लिख लेना। वैसे मेनली ये अपन उसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो मेनली ये पॉइंट उसमें आता है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर भी लिख लो इस पॉइंट को, मैं लिख देता हूँ। मोलैरिटी इज द
only concentration term which changes with change in temperature, है ना। और उसका लॉजिकल रीजन क्या है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि मोलरिटी एक अकेला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म आता है। बाकी आप जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखोगे उन सब में मोल्स आएगा या तो वेट आ रहा होगा, है ना, वॉल्यूम किसी में भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है। बाकी जो जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है और डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है। सर हाँ सर अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज हुआ जैसे 10 डिग्री से 200 डिग्री, तो इवेपोरेशन भी तो हो सकता है ना वॉल्यूम का, मतलब जितना भी लिक्विड मटेरियल होगा हाँ उससे भी फिर मोल्स कम हो उसमें सकते हैं। अब वो अपन इसलिए कंसीडर नहीं करते इवेपोरेशन वाली सिचुएशन, क्योंकि इवेपोरेशन जैसे हो जाएगा तो जैसे मान लो अपन यही वाली सिचुएशन कंसीडर करें, इसमें अपन ने नमक, ये जो ब्राउन वाला क्रॉसेज हैं ये नमक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो रेड डैशेज हैं ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पानी को। तो अपन ने टेम्परेचर बढ़ाते गए 10 डिग्री से बढ़ाते बढ़ाते अपन जैसे 100 डिग्री पहुंच गए, होगा क्या, पानी उबलने लगेगा, है ना। पानी उबलने लगेगा तो, और जैसे आपने ये मान लो ये वाला पोर्शन खोल के रखा है तो पानी तो पूरा उबलते जाएगा ना। तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर अगर मेंटेन रहा बहुत देर तक तो इसमें से पूरा पानी खाली हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, बस यही तो बचेगा, सॉल्यूट, नमक। तो अगर केवल सॉल्यूट ही बचा रह गया उसमें तो फिर वो सॉल्यूशन थोड़ी ना रहा, फिर तो एक ही कंपोनेंट बच गया ना उसमें। सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यस फॉलो नहीं करेगा, और सॉल्यूशन, अगर वो चीज सॉल्यूशन नहीं है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात जो है वो इनवैलिड है। समझ में आया संकेत। तो इसलिए फेस चेंज वाला जो प्रोस्पेक्ट है या फेस चेंज वाला जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर अपन उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वाला पॉइंट नोट्स में लिख लेना, है ना। और आदित्य पूछ रहा है कि पीपीएम में भी डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशन होता है डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट मोलैलिटी। ठीक है, ऐसे याद रखना है अपन को एक लाइन, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है आदित्य, तो आगे बढ़े अब अपन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। अब ये ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। यस सर, क्लियर। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, और बताओ ये 16 के बाद। ट्वेंटी 20th क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 20th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 किसी से हुआ है क्या? सर वो मेरा टेस्ट था सर, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया शायद, ये अच्छा अच्छा चलो देखना ठीक है, पड़ेगा। कोई बात नहीं। कैलकुलेट द मास यस सर। परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए सोल्यूशन, है ना। नोट करना चालू कर देते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो दोबारा ना रीड करना पड़े, है ना। मास परसेंट कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। Calculate the mass percent of sulfuric acid in a solution prepared by dissolving 4 gram of sulfur trioxide in a 100 ml sulfuric acid solution। सल्फ्यूरिक एसिड का एक सोल्यूशन है 100 ml, ये सोल्यूशन दिया हुआ है अपन को 100 ml H2SO4 सोल्यूशन, और इसमें क्या कह रहा है ये, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस सोल्यूशन में अपन ने 4 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐड कर दिया, कंटेनिंग 80
containing 80 mass percent of H2SO4। तो ये जो सोल्यूशन था इसके बारे में बात हो रही है कि इसमें क्या, इसके प्रॉपर्टीज बताई जा रही है कि इसमें 80% वेट बाय वेट था सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसका परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है अपन को 80 और एंड हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.96 ग्राम पर ml, और डेंसिटी दी हुई है इसकी 1.96 ग्राम पर ml इस सोल्यूशन की। और इस सोल्यूशन में बाद में, है ना, ये जो चीज़ है ये बाद में हो रही है, 4 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड अपन बाद में ऐड कर रहे हैं इसमें। तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, वो तो अपन वैसे भी निकाल लेते, नहीं भी दिया होता तो। सर इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हाँ तो वही अपन अब समझ लेते हैं। टेक रिएक्शन SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ये रिएक्शन आप मान लो SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। अपन को मानना है कि ये रिएक्शन हो रही है ना। तो इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। तो देखो अब मैं क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये एक सोल्यूशन पहले से बना हुआ है जिसमें आपने H2SO4 को पानी में मिला के रखा होगा, तो ये सोल्यूशन बन गया 100 ml, है ना। इसका क्योंकि ये सोल्यूशन है इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा तो वो दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है ना। अब ये कह रहा है कि इसमें अपन ने SO3 मिक्स कर दिया, SO3 गैस अपन ने इसमें इंसर्ट कर दी। तो SO3 जो है, अब ये जो सोल्यूशन है इसमें वाटर भी होगा, तो SO3 वाटर से कंबाइन होकर H2SO4 बना रही है ना। तो अब होगा क्या कि वाटर वाला कंपोनेंट तो सोल्यूशन से कम होते जाएगा और H2SO4 बढ़ते जाएगा, है ना। H2SO4 बढ़ता जाएगा मतलब सॉल्यूट बढ़ता जाएगा, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट बढ़ता जाएगा। तो अगर अभी अपना 80% वेट बाय वेट है आंसर, तो SO3 मिलाने के बाद जो अपना आंसर है वो इससे ज्यादा वैल्यू आना चाहिए। तो या तो ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ये 80% से कम है ना। अपन ये मान के चल रहे हैं भी कि डी ऑप्शन नहीं होगा सही। हाँ बोलो। सर पर उसने बोला H2SO4 का सॉल्यूशन है, पर रिएक्टेंट साइड में H2SO4 तो लिख ही नहीं रहा। अरे भाई तुम कहीं रोड वोड पे बैठ के इतनी तेज आवाज कैसे आ रही है गाड़ियों की? दोबारा बोलो एक बार। सर वो H2SO4 के सॉल्यूशन में बोला है उसने, तो हाँ मतलब हाँ, लेफ्ट रिएक्टेंट साइड में H2SO4 तो आ ही नहीं रहा। पर H2SO4 के सोल्यूशन में बोला है तो क्या? रिएक्टेंट साइड में H2SO4 नहीं आ रहा। रिएक्टेंट साइड में H2SO, हाँ नहीं आ रहा ना, तो H2SO4 क्यों लाना है? क्वेश्चन वही तो कह रहा है कि जब आपने SO3 इसमें ऐड किया तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं इस पोर्शन में, एक तो H2SO4 है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर है। सोल्यूशन का मतलब यही हुआ ना कि एक तो इसमें H2SO4 होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वाटर, सॉल्वेंट। H2SO4 सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो SO3 को जब इससे मिक्स किया तो SO3 वाटर से रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। SO3 है जो H2SO4 से कोई रिएक्शन नहीं होगी उसकी। SO3 जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उससे वो H2SO4 बना देगा। तो वक्त के साथ क्या चेंजेस होंगे सोल्यूशन में कि वक्त के साथ वाटर की क्वांटिटी तो कम होते जाएगी क्योंकि वाटर कंज्यूम होते जा रहा है ना, और H2SO4 की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि H2SO4 प्रोड्यूस होते जा रहा है। पहले से तो जितना था उतना तो था ही, है ना। SO3 के डालने से वो और बढ़ते जा रहा है। इतनी बात क्लियर हुई संकेत? यस सर। तो अब इतनी बात क्लियर हो गई तो अब देखो अपन को करना क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब बस इसमें इसको बैलेंस कर दो। अपन को क्वेश्चन को उल्टा चालू करो। अपन को निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है इसको लिख लो पहले। परसेंटेज वेट बाय वेट होगा वेट ऑफ H2SO4 बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, है ना। ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अपन वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि अपन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं निकाल रहे हैं, उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हुआ है एक सिचुएशन में, तो दूसरे सिचुएशन में उसकी क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, है ना। तो बस अब अपन को
ये टर्म्स निकालना है, वेट ऑफ H2SO4 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइनल सिचुएशन में, इनिशियल सिचुएशन में ये है। तो फाइनल सिचुएशन में देखो H2SO4 का वेट निकाल लो कितना कम हुआ, और सॉल्यूशन का वेट निकाल लो कितना ज्यादा हुआ। ये क्वेश्चन अब हो जाएगा कि मैं सॉल्व करके बता दूं पूरा? हो जाएगा सर। तो अच्छा ऐसा करो, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, है ना। वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है यस सर, हो ये क्वेश्चन अभी भी ना हो पाए बहुत से लोगों से, क्योंकि टफ क्वेश्चन है थोड़ा। तो अपना टाइम तो अब हो ही गया है, तो तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेना, और नहीं हो तो कल दोबारा पूछ लेना, है ना। अपन यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक है। तो एक बार अपना दिमाग लगाना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट से हो जाए। बाकी ठीक है, तो अभी अपने कुछ 1-2 क्लास तो इसी होमवर्क डिस्कशन में ही जाएगा, है ना। तो तुम लोग होमवर्क Yes. करते रहो रेगुलरली। बाकी 14th यस सर। क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे, है ना। तो अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, वेलकम यार, थैंक यू सर। वेलकम। क्लासेस मॉर्निंग में नहीं लग सकती क्या? क्लासेस मॉर्निंग में नहीं लग सकती यार, ये तो तुम कुलदीप जी से बात कर लेना इस बारे में। मतलब मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं क्लास मॉर्निंग में लेने में, है ना। अब ये बाकी टीचर्स की कंपैटिबिलिटी देखना पड़ेगा, और शेड्यूल पॉसिबल है कि नहीं वो सब देखना पड़ेगा, तो वो कुलदीप जी डिसाइड करते हैं, उनसे बात कर लेना, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अपन। ओके, बाय स्टूडेंट्स।